हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री क्लास 11th का। और क्या पढ़ रहे थे? मैटर को कैसे किसमें तौला जाए, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में, क्योंकि तौलने वाली चीज क्वांटिटी में होती है। तो हमने बताया भी था, जैसे मीटर, लेंथ, ये सब में बताया था। लेकिन अब इसी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हमने फॉर एग्जाम्पल कहा था, अब चर्चा करने जा रहे हैं इन सब चीजों का। तो क्या चर्चा करेंगे? और एसआई यूनिट भी मैंने बताया था कि एसआई यूनिट तक ही मैंने वीडियो बनाया था। और एसआई यूनिट जो ऐसी यूनिट है जो हर जगह फॉलो होती है, मतलब उसका एमकेएस, सीजीएस, ये सब जो होता है फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, वो एसआई यूनिट ना स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसकी। ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग कुछ पढ़ते हैं, उसको हम लोग दो तरीके से एसआई यूनिट पढ़ेंगे। अब यहाँ मैं फिजिक्स का भी थोड़ा टर्म ला दे रहा हूँ आपका। जो सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन से, मतलब मेजरमेंट से, उसका भी मैं आपका यहाँ ला दे रहा हूँ। पूछो कैसे? अब आप एसआई यूनिट में ना दो टाइप के यूनिट पढ़ोगे, एक फंडामेंटल यूनिट पढ़ोगे और एक सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ोगे। लेकिन केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री अभी नहीं है, अभी फंडामेंटल है। तो सप्लीमेंट्री और फंडामेंटल भी मैं बता दे रहा हूं आपको। फंडामेंटल में पहली यूनिट जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा क्या? मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठवां ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसमें लास्ट सातवां आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो सात आपके हैं ना, तो सातों जो हैं आपके, अब ये जो सातों ये आपके फंडामेंटल यूनिट हैं। अब इसका आपको मैं फंडामेंटल यूनिट तो बता दिया, लेकिन इनकी सिंबल क्या होती है? सिंबल फॉर क्वांटिटी जो भी कहते हैं, वो सिंबल क्या होता है? तो आप लोग जानते हो, मास का सिंबल आप लोग एम ले लेते हो, लेंथ का सिंबल एल ले लेते हो, टाइम का सिंबल टी ले लेते हो, टेम्परेचर का सिंबल आप टी ले लेते हो। और ये टी में क्या कंफ्यूजन रहता है? ये टी आप कैपिटल नहीं बनाओगे, ये टी स्मॉल बनाओगे। टेम्परेचर आपका कैपिटल रहता है। इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग क्या लेते हो? आई में ले लेते हो, पढ़े होगे 10th में ना। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो हम लोगों की होती है ना, उसको हम लोग किस में ले लेते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग एन में ले लेते हैं। और फिर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है आई नॉट हो जाता है, आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आई नॉट हो जाता है। ठीक है। अब ये तो आपकी हो गई क्या? सिंबल किस में लिखते हैं। लेकिन अब इसी की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, उसको भी आप लोग लिख लो। मास का एसआई यूनिट केजी, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन भी ले सकते हो एंड थीटा भी ले सकते हो। ठीक है, केल्विन भी कहो, थीटा भी कहो, एक बराबर। और इलेक्ट्रिक करंट का आई तो सिंबल, लेकिन एसआई यूनिट क्या होगी? एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीडी, ये सीडी क्या है भाई? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, ये कैंडीला है, इसकी यूनिट होती है कैंडीला। ठीक है। और आई नॉट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल हो जाता है, इसी को कहते हैं MOL, मोल। ठीक है। अब बात समझ में है ना? ये ऐसा यूनिट प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सिंबल है ये यूनिटों का ये सिंबल है, और ये आपकी यूनिट के नाम। ठीक है, ये सातों आपको फंडामेंटल यूनिट होते हैं। अब दूसरा यूनिट मैं ऐसे मुंह से बोल दे रहा हूँ, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। इसमें दो यूनिट होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, बात समझ में आया? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब यूनिट होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसका भी हमको यूज नहीं करना है केमिस्ट्री में, सिर्फ हमको इसका पढ़ना है। ठीक है। अब आप लोग जाओगे एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे तो पेज नंबर 5 पे होगा, ये जिस पे भी होगा ऐसी का आपको ना चार्ट बना के दिया होगा, और उस पे इसका डिफिनेशन दिया होगा, ये एसआई यूनिट का डिफिनेशन दिया होगा कि ये एसआई यूनिट जो है ना, ये मीटर मतलब क्या होता है, किलोग्राम मतलब क्या होता है, इन एसआई यूनिट का डिफिनेशन दिया होगा। पेपर में हाल की कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपको ऐसे पढ़ना है, समझना है तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन पेपर में कभी आपको पूछता नहीं है कि एसआई यूनिट का डिफिनेशन भी बताओ। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। अब आगे आपका सब मल्टीपल होता है और मल्टीपल होता है, ये दो टर्म क्या होता है ये भी मैं बता दे रहा हूं। अगर जब भी कोई यूनिट बड़ी हो ना,
मतलब बड़ी हो तो उसको कहते हैं मल्टीपल, जो छोटी हो यूनिट उसे कहते हैं सब मल्टीपल। कैसे छोटी, मतलब देखो भाई, अगर मैं कहूँ 10 की पावर, चलो 10 ही मान लो, ठीक है 10 मान लो। और अगर मैं कहूँ एंड 10 की पावर -2, इसमें से छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है? आप लोग कहोगे बड़ा तो सर यही है, छोटा ये है। छोटा क्यों है? क्योंकि 1/100 हो जाएगा ये, और 1/100 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो सर 0.0 में, और ये बड़ा है 10 है, 0 का पॉइंट ही नहीं है, तो ये बड़ा हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल, इसको कहेंगे सब मल्टीपल। अब समझ में आया बात? अब इसी का आप लोग चार्ट देखना, टेबल नंबर 1.3 पे, पेज नंबर 6 पे, किसी पे भी हो, लेकिन चार्ट देख लेना सब मल्टीपल मल्टीपल में। उसमें देगा ना आप लोगों को ऐसे चार्ट देगा, ऐसे एक सब मल्टीपल का ऊपर जाएगा, मल्टीपल का नीचे जाएगा। उसमें दिया होगा अगर 10 रहेगा तो फिर आपका ये क्या कहते हैं, जब 10 रहेगा तो डेका रहेगा, फिर 10 के पावर आप 2 पे आओगे तो हेक्टो रहेगा, ऐसे मतलब 10 की पावर 3 आओगे तो किलो रहेगा, 10 की पावर 6 आओगे तो आपका मेगा रहेगा, 10 की पावर 9 आओगे तो गीगा रहेगा, 10 की पावर 12 आओगे तो तेरा रहेगा, 10 की पावर 15 आओगे तो पेठा रहेगा। और पेठा मतलब खाने वाला पेठा नहीं, चले जाना पेठा। और 10 की पावर 18 आओगे तो क्या रहेगा? आपका हेक्सा हो जाएगा। और फिर आगे आओगे ऐसे 21 24 पे तो जेटा योटा सब पे दिया रहेगा। और वही मैं सब मल्टीपल में जाऊं, मतलब अब माइनस में जाऊं, ये सब तो मैं पॉजिटिव में था, अब माइनस की बात करूं तो माइनस में आओ तो 10 की पावर -1 क्या हो जाएगा? आपका देसी हो जाएगा। ऐसे ही मतलब देसी हो जाएगा। फिर उसके बाद से और ऊपर जाओगे तो ऐसे और भी नंबर आप लोग पाते रहोगे। ये चार्ट आप लोगों का दिया भी है टेबल में, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। ऐसे सब मल्टीपल में ऊपर जाओगे, मल्टीपल में नीचे, ठीक है। चार्ट बस पढ़ने की जरूरत होती है, उसका यूज भी किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? अब चार्ट भी पढ़ा दिया, ये सब मैं फिजिक्स का ही टर्म पढ़ा रहा था, लेकिन केमिस्ट्री में इसका यूज भी आता है, तो दोनों कवर हो जा रहा है, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी आपका, ठीक है। अब नया टॉपिक है आपका मास एंड वेट। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे मास क्या होता है, वेट क्या होता है। हम लोग इतना तो जानते हैं कि सर मास वो होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज होती नहीं है, वो कांस्टेंट है, इतना जानते हैं। और वेट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो चाहे कहीं भी ले जाइए, किसी भी प्लेनेट पे वेट की वैल्यू चेंज होती रहती है। बात समझ में आया? ये तो जानते थे। क्यों चेंज होती रहती है? क्योंकि सर वेट जो है ना वो ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं W = mg। तो ये W क्या हो गया? ये फोर्स ही तो हो गया, और फोर्स के हिसाब से ग्रेविटी हमारे अर्थ की कितनी होती है? जी की, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8। अब यही हम चले जाएं मून पे, मार्स पे, तो सबकी वैल्यू चेंज होगी ना, तो अलग अलग वेट आएगा ना, लेकिन मास कांस्टेंट रहता है। और मास क्या होता है? जो आपका किसी भी सब्सटेंस ले लो तो उसके अंदर जो भी मैटर है ना, वो मैटर का अमाउंट ही हमारा मास होता है। बात समझ में आई? फिर बोल दे रहा हूं, जो मैटर का अमाउंट होता है ना वही आपका मास होता है। बात समझ में आया? और मास कभी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। बात समझ में आई? अब मास की क्या एसआई यूनिट में बताया था? केजी। और फिर मैं बोलूं वेट की एसआई यूनिट, वेट की एसआई यूनिट जो भी होगी आप लोग इससे कैलकुलेट भी कर सकते हो। वेट की एसआई यूनिट मास इंटू ग्राम हो गया, ठीक है। अब ये ग्राम नहीं, मतलब जी, स्मॉल जी ग्रेविटी का, ठीक है, मुझसे गलती से निकल गया था। यहां से आप लोग कैलकुलेट कर लेना वेट का भी, और मास का मैंने बता ही दिया केजी। ये आपका होमवर्क है, कैलकुलेट करो, नहीं तो फिर मुझे बताओ, जिससे मैं भी जानू भाई कितना आप लोग पढ़े हो। इतना तो कर ही ले जाओगे, ठीक है। अब बात जो आती है ना, हम लोग कभी भी किसी चीज को नापते हैं ना तो 1 केजी 2 केजी ये तो हम लोग बाहर नापते हैं, लेकिन जब भी केमिस्ट्री लैब में हमारी यूज की जाती है किसी भी चीज को नापने के लिए, मास को ना, तो हम लोग ग्राम में लेते हैं, छोटे छोटे यूनिट में लिया जाता है केमिस्ट्री लैब में, क्योंकि वहां तो बड़ा बड़ा हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे यूनिट में हर चीज को लेते हैं, ठीक है। तो वहां 1000 ग्राम हो जाता है, कि नहीं कि 1 केजी हो जाएगा, क्योंकि हमको ग्राम में बनाना, ठीक है। अब केमिस्ट्री लैब में इसको कैसे नापते हैं? एनालिटिकल बैलेंस होता है, एक डिवाइस होगा ना, तो ऐसे बना होगा, देखना तराजू की तरह, एक ऐसे तराजू, एक ऐसे तराजू यहाँ बीच में, और ऐसे ऐसे ये तराजू होता है ना, ये केमिस्ट्री लैब में इक्वल एक्यूरेट वैल्यू बताता है, ठीक है, मास का, तो उसी को एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं। अब ये आपको बात समझ में आया? वैल्यूम, नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूम। वैल्यूम क्या समझते हो भाई? अरे सर वैल्यूम तो वो जानते हैं हम लोग, वैल्यूम वो होता है L/B/H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही तो होता है वैल्यूम। हाँ सर वैल्यूम ये होता है, तो मैं कहूँ वैल्यूम का क्या हो जाएगा भाई? अरे वैल्यूम जब L/B/H होता है तो क्या हो जाएगा? लेंथ, रुक जाइए यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो मैं कहूँ लेंथ का क्यूब, ये वैल्यूम हो गया लेंथ का क्यूब। क्यों? अब मैं बताऊं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या लेंथ भी तो
चौड़ाई होती है, ब्रेथ भी तो चौड़ाई होती है, हाइट भी तो लंबाई होती है, चौड़ाई जो भी लो सब में तो लेंथ आएगा ही ना, तो इसीलिए तो लेंथ सबको ले लो और क्यूब उसका रहता ही है, तो एल क्यूब। समझ गए? अब बात समझ में आए। और इसका मैं यूनिट बताऊं तो यूनिट क्या हो जाता है वैल्यू में, एम क्यूब। वाह भाई मेरा मार्कर भी चलेगा, एम क्यूब। तो एम क्यूब इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, क्योंकि मीटर में तो सब है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीटर में आते हैं, तो मीटर क्यूब हो जाएगा वैल्यू। अब बात समझ आया। लेकिन जब केमिस्ट्री लैब में जाते हैं ना तो मीटर क्यूब नहीं लेते, क्योंकि मीटर क्यूब तो बड़ा है, तो छोटी यूनिट लेंगे, वहां डेसीमीटर क्यूब ले सकते हैं, ये फिर हम लोग ले सकते हैं क्या, सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई, वहां ये लेते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ें तो एक चीज और मैं बता दे रहा आपको, आप लोग जानते भी होंगे इतना, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml कि कोई जानता नहीं था, जानते हो ना सब कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और अगर मैं इसके आगे बोलूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डिकामीटर क्यूब, ठीक है, बात समझ में आया। 1 डीएम क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। ये आप लोग पढ़ लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्वेश्चन में चेंज करने के लिए वैल्यू आ जाती है। ये मैंने बता दिया और एक ये बता दिया, ठीक है। अब कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा मुझे लगता है, लेकिन हाँ देखो लेबोरेटरी लैब में जाओगे ना तो वहां वैल्यूम को फाइंड करने के लिए कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्लास बना के रखे रहते हैं और उसका वैल्यू भी पहले से रहता है। जैसे अब मैं बात करूं, आपके बुक में पहले दिया वैल्यूम फ्लैश, वो वैल्यूम फ्लैश ऐसे कुछ बना रहता है, और ये जो वैल्यूम फ्लैश होता है इसकी वैल्यू तय होती है कि ये 1 लीटर है। और फिर मैं बात करूं ऐसे ये आपका सिलिंड्रिकल ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वो 100 ml तक रहता है। मतलब ऐसे जितने भी आपके बुक में फिगर बने हैं उनकी एक एक वैल्यूम फिक्स रहती है कि उतनी वैल्यूम में उसका उतना रहेगा, ठीक है। बात समझ में आया, कितने उसका है, कितने यूनिट का है, यहाँ पे आपको दे दिया जाता है कितने यूनिट का वैल्यूम इसमें आ सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं डेंसिटी में। बहुत मस्त चीज है डेंसिटी, फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा यूज होता है डेंसिटी। जब हम लोग पढ़ते होंगे ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिजिक्स में क्लास 9 में, तो वहां बहुत यूज हुआ था। अब ये बताओ डेंसिटी होता क्या है। अगर मैं बोलूं डेंसिटी को फार्मूला जानते होगे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, यहीं से डेंसिटी का आप लोग डिफिनेशन बनाओ। क्या बनाओगे, अरे भाई क्या बनाओगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो बोलोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। यही आपके बुक में भी दिया होगा कि द अमाउंट ऑफ मास इज पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी, ठीक है। अब इसकी मैं यूनिट फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, ये केजी और ये वैल्यूम मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर माइनस क्यूब, और ले सकते हो केजी पर मीटर क्यूब, ये भी ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है डेंसिटी की, बात समझ में आया। लेकिन लेबोरेटरी के हिसाब से इसको हम लोग किसमें लेंगे, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको छोटी छोटी यूनिट, मैंने पहले भी बताया था लैब में छोटी छोटी यूनिट को लेते हैं, बड़ी बड़ी यूनिट को नहीं, तो वहां ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आया, जरूर आया। अब टेम्परेचर पे बढ़ते हैं, ये हो गया डेंसिटी, ऐसे सब टॉपिक कवर करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है भाई लोग, टेम्परेचर हम लोग जानते हैं। अच्छा टेम्परेचर किसमें नापा भी जाता है, देखो आप लोग जानते होगे सेल्सियस फ़ारेनहाइट, लेकिन क्लास 9 में पढ़े होगे तो वहां केल्विन भी आता है, मतलब 3 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन क्या केल्विन को डिग्री में ले सकते हैं, नहीं, कभी भी मत लेना, केल्विन को सिर्फ के में लेना, ठीक है। ये होता है टेम्परेचर। कोई पूछे टेम्परेचर होता क्या भैया, कोल्डनेस हॉटनेस को समझने के लिए टेम्परेचर का हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको टेम्परेचर से डिनोट करते हैं, और ये 3 वैल्यू होती है जिसमें नापते हैं हम लोग, ठीक है। अब कुछ मैं बताऊं तो याद रखना, केल्विन का जो स्केल होता है, याद रखना भाई, भूलना मत, केल्विन का जो स्केल होता है ना वो आपका 273 से लेकर 373 तक होता है, ठीक है। 273 से 373 तक होता है केल्विन का स्केल, ठीक है। आप इतना बात समझ गए। अब मैं यही चीज फ़ारेनहाइट में बोलूं तो फ़ारेनहाइट में 32 से लेकर 212 तक, 32 से लेकर 212 तक। अब वही चीज आपके मैं सेल्सियस में बताऊं तो वहां 0 डिग्री से लेकर कहां तक, 200 डिग्री तक। अब बात समझो, 0 डिग्री क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ़ारेनहाइट की फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, 32 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है सेल्सियस में, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, 212। अब एक मजेदार की बात बताऊं, ये सुनो, सेल्सियस में जब भी वैल्यू आएगी ना एज कंपेयर तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू उसकी बहुत कम होगी।
अगर मैं बात करूं 50 डिग्री सेल्सियस तो वहां आएगा क्या मालूम, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आ सकता है। ये तो मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन सेल्सियस से ये हमेशा बड़ा रहेगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। और फ़ारेनहाइट की वैल्यू ली जाएगी तो सेल्सियस में बहुत कम होगा। ये मजेदार बात थी। अब इसके कुछ फार्मूला आप लोग ये बता दे रहा हूं, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं फ़ारेनहाइट फाइंड करना होगा तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यही मैं अगर सेल्सियस में बात करूं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5.9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। बात समझ में आया आया ना, कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5.9 और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और फ़ारेनहाइट को फाइंड करना होगा ये वाला। और केल्विन अगर निकालना होगा, केल्विन को तो ये भी समझ जाओ, केल्विन के डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के, ठीक है। 273 के नहीं, मतलब ये के यहाँ आप लगा लिए तो के नहीं, 273। अब देखो बहुत लोग होते हैं ना, टीचर लोग कहते हैं कि 0.15 इज द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ केल्विन। तो आप 0.15 ले लो कि 1 ले लो तब भी सही है, ऐसे भी ले लोगे तब भी, लेकिन 1.5 ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर आपको सेल्सियस लेना होगा तो इस पे इधर भेज देना, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर भी पढ़ा दिया, अब क्या बचे वो भी देख लेना भाई। टेम्परेचर हो गया, जो भी हो गया सब कुछ बता दिया, लेकिन याद रखना आप लोग, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्सियस में निगेटिव वैल्यू पॉसिबल हैं, लेकिन सेल्सियस, फिर से बोलो, सेल्सियस में निगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, मतलब माइनस में भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन केल्विन स्केल में कभी भी निगेटिव वैल्यू की इजाजत नहीं है, रास्ता बंद कर देंगे, आने नहीं देंगे, केल्विन कहता है, ठीक है। तो मैंने टेम्परेचर भी बता दिया। अब कुछ अनसर्टेनिटी मेजरमेंट होता है, मतलब हम अगर कभी भी केमिस्ट्री में जाते हैं लैब में तो वहां हमको डाटा भी देखना रहता है और उस डाटा के हिसाब से हमको कैलकुलेशन भी करना रहता है। तो हमें कुछ सर्टेन चीज भी तो पता होनी चाहिए, क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं डाटा के हिसाब से, तो उसी टर्म को ले लिया गया अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, मतलब पता नहीं है, मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन इसमें आता है। अब बहुत लोग होंगे कि अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन पहली बार सुन रहे हैं। अरे भाई अपने जीवन में आप लोग रोज यूज करते हैं, लेकिन नाम ना हम लोग कभी नहीं जानते क्या होता है। मैथ्स में तो इतना यूज कर रहे हैं, अब मैं बताऊं कैसे यूज किए हैं। ये देखो 0.0025, बात समझ में आया क्या है 0.0025। अरे भाई जब हाँ साइंटिफिक नोटेशन क्या करते थे, इसका कोई मतलब था, हम लोग कहते थे कोई मतलब नहीं सर, इतना बड़ा वैल्यू क्यों लिखे। अरे तो यही पॉइंट हम लोग लाके कहाँ रख देते 2.5 में। कैसे करेंगे, अब सोचो कैसे करेंगे, अरे भाई कैसे करेंगे, तो कैसे क्या करेंगे 2.5 इंटू कितना पॉइंट भगाए हैं 1 2 3, तो 10 के पावर 3, यही होता था साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी और चीज की बात करो क्या साइंटिफिक नोटेशन होता है, तो मैं बता रहा हूं। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में मैं बात करूं तो डिवीजन में भी आप लोग देख सकते हो, ये तो हो गया आपका इसमें, ठीक है। डिवीजन में अब कोई नंबर आपको दे दिया जाता था, कैसे बताऊं, हाँ देखो 2.25 ले लिया जाता, ठीक है। 25 ले लिया गया, तो ये आपकी वैल्यू जो दिख रही है 25 की, ये तो आप कह सकते हो कि ये 25 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी भी हमको इसमें 0 पॉइंट लगाना हो वैल्यू में तो कैसे लगाएंगे ये भी जान जाओ। तो अगर मैं कहूं इसको कितना आपको आगे बढ़ाना है, मतलब जैसे देखो इसमें आप 0.25 लगा लिए, इसको और कितना आगे भगाना है, तो आप लोग कहोगे मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं। तो 100 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना तो फिर ये कितना पॉइंट जाएगा, एक एक पॉइंट तो बढ़ेगा ना। तो इसको ये देखो, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन बात समझ में आया। डिवीजन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो डिवीजन का भी मैं छोड़ रहा हूँ, रुको। मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। अब आप लोग बुक उठाओ पहले, तो मल्टीप्लिकेशन में जब बुक उठाओगे तो एग्जाम्पल देखो, कहाँ गया एग्जाम्पल, हाँ 2.23, ये देख रहे हो 2.32508, ये वाला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको। जैसे देखो 232.508, इसको कैसे यहाँ लेके आएंगे भाई, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, हमको तो यहाँ लेके आना, कैसे लाएंगे भैया, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे भाई ला लो, अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर लूँ, 100 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा ना, तो 2.32 इंटू 10 के पावर क्या लिए थे भाई -2 आ जाएगा, देख लो 10 के पावर -2 आ जाएगा। अब -2 जो देख रहे हो आप लोग, 10 के पावर -2 जो आया है उसमें
अब मैं बोलूं कैसे आया भाई, ये भी आप लोग सोचोगे सर -2 कैसे आएगा, यहाँ तो 2 आएगा। देखो इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फ्यूज भी नहीं होना है। यहाँ पे आप लोग ले लेना 10⁻², माइनस हटाओगे। अब मैं बोल रहा हूँ कैसे। अब देखो अगर 10⁻² है तो इंटू करके फिर से तो वहीं पे चला जाएगा, अगर डिवाइड किए होते हैं तो आगे नहीं भाग जाता। बात समझ में आई ना। अब मैं फिर से एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे देखो 0.0016 ये है, इसको कैसे लाएंगे सर, मतलब इसको 1 पॉइंट में कैसे लाएंगे। अगर अब मैं बोलूं इसको 1 पॉइंट में लाना है तो इसको आप लोग इंटू कर लो। अगर मैं इंटू कर लूंगा इससे तो इंटू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ अब आप लोग सोचेंगे सर ये 1.6 इंटू 10⁻³ कैसे हो गया। तो भाई सोचो अगर 1.6 है, इसको फिर से 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, वही आएगा ना 0.0016, यही तो आ जाएगा ना। वही सेम चीज यहाँ भी देख लेते, अगर हम लोग वही सेम चीज यहाँ -3 रहेगा, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ये मैं आपको कंफ्यूज करके भी बताना चाहता था कि कैसे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ना ग्रेविटी में भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, दिक्कत कहीं नहीं हुई होगी। अगर फिर से साइंटिफिक नोटेशन में दिक्कत हुई होगी तो मैं फिर से आऊंगा अगली वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन के साथ। और मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कुछ है साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि आप लोग 9th से यूज करते आ रहे हो। ठीक है, अब क्या बोलूंगा भाई, यही बोलूंगा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।